सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि समास मैं आप लोगों को कक्षा में बता भी चुकी हूँ। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को समास पढ़ाया जा चुका है। फिर भी आप लोगों के लिए और भी सेक्शन को जानना है, इसलिए आपको समास के बारे में ये बनाया जा रहा है वीडियो। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि संक्षिप्त करना, दो शब्दों को मिलाकर एक करना। साधारण भाषा में आप समझो कि दो शब्दों को मिलाकर एक करना। जैसे कि आप इस तरह से समझो, जब तक हम लोग उदाहरण नहीं देखते हैं तब तक हम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो उदाहरण देखो कि मृग के समान नयन है जिसके, तो एक शब्द में क्या हो गया? मृगनयनी हो गया। तो इसी प्रकार बने शब्दों को समासिक पद और रचना विधि को समास कहते हैं। तो जितने समास के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, उसका जो भी शब्द होगा तो उसे हम लोग समासिक पद कहेंगे, और वाक्य में प्रयोग किया गया सारा शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो प्रत्येक समासिक पद के दो पदों से मिलकर बनता है। जितना भी जो भी समासिक पद बनता है, दो पदों से मिलकर बनता है। एक होता है प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद। इसको हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं। पूर्व माने पहला और उत्तर पद मतलब दूसरा, पहला और दूसरा। ध्यान पूर्वक देखेंगे आप कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आपको एक शब्द दिया हुआ है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश क्या हो गया? समासिक पद हो गया। अब गृह हो गया पूर्व पद और प्रवेश हो गया क्या? उत्तर पद। ठीक है। आप इसी प्रकार समासिक पद हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्मलीन, तो कर्म में लीन समास का विग्रह होता है, और समास के विग्रह करने के उपरांत ही हमको पता चलता है कि वो समास का कौन सा भेद है। समास के यहाँ पर आपको 4 भेद दिए हुए हैं, और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आपको द्विगु समास और कर्मधारय समास दिया हुआ है। यहाँ हम लोग समास के इस तरह से भी कह सकते हैं कि समास के 6 भेद हैं। मुख्यतः समास के 6 भेद हैं। 6 भेद को हम लोग अलग अलग इसका वर्णन करेंगे आपके सामने। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे समास का पहला समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और समासिक पद के बीच में कारक चिन्ह हो, यानी कि जो समासिक पद हो उसमें उसका विग्रह जब हम करें तो उसमें कारक का चिन्ह आए। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर क्या हुआ कारक का चिन्ह? से के लिए। समझ में आया? दूसरा है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। अर्थात इस तरह से आप समझिए कि समास का पहला पद में विशेष्य और विशेषण हो। विशेष्य और विशेषण आप जानते हैं ना? विशेष्य और विशेषण आप लोगों ने पढ़ा है। विशेष्य और विशेषण हो, वह क्या होता है? कर्मधारय समास कहलाता है। वो विशेष्य विशेषण हो, वो कहलाता है कर्मधारय समास। तो हम इस तरह से देखें उदाहरण द्वारा। नील गगन, नीला है जो गगन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो। ठीक है, ये हो गया कर्मधारय समास। फिर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? उसको जब हम लोग उस समास का विग्रह करते हैं, ध्यान रहे आपको कि कभी भी हम लोग जब समासिक पद दिया रहेगा, उसके विग्रह के ऊपर निर्भर करेगा कि वह समास का कौन सा भेद है।
तो यहाँ बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का विग्रह जब हम करते हैं तो क्या होता है, इसका कोई और अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है। जिस समास में दोनों पदों में कोई प्रधान ना हो और किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। समझ में आया? जैसे, जैसे क्या होगा? जैसे दशानन, 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। यानी कि इससे ये विग्रह करने पर कोई तीसरा प्रधान हो जा रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ क्या है? बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और इसका विग्रह कैसे होगा? उदाहरण द्वारा समझेंगे हम लोग। जैसे सुख दुख, जैसे भाई बहन, जैसे माता पिता, जैसे भला बुरा, जैसे लाभ हानि। इसका विग्रह होता है सुख और दुख, लाभ और हानि, पाप और पुण्य। समझ रहे हैं आप? पांचवा होगा द्विगु समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास को समझना सबसे आसान है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है और द्विगु समास में उसका पूर्व पद माने पहला पद क्या होगा? निश्चित संख्यावाची होगा, निश्चित रूप से वो संख्यावाची होगा। कैसे? नवरत्न, त्रिवेणी, तिरंगा। और इसको विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। छठा है अव्ययी भाव समास। अव्यय मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अव्यय से हुआ अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समासिक पद प्रायः अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रतिमास, प्रत्येक मास। जैसे यथामति, मति के अनुसार। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। जितना शब्द मैं बोल रही हूँ सब क्या है? अविकारी शब्द है। इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े? 6 समास के 6 भेद पढ़े। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास क्यों दिया हुआ है? क्यों? आपको मैं बता रही हूँ। ये अगर ये शब्द दिया, जैसे मान लो इसमें एक शब्द दिया हुआ है त्रिलोचन, ये समासिक पद है। मान लो बच्चों आपको दिया गया, आपके एग्जाम परीक्षा में आ गया त्रिलोचन कौन सा समास होगा। अब आप बताओ कि अगर त्रिलोचन शब्द का समासिक विग्रह किया गया 3 लोचनों का समूह, तो वो क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। अगर उसका विग्रह किया गया 3 है जो लोचन, तो वो हो गया कर्मधारय समास। अगर उसका विग्रह किया गया 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव, तो क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। यानी कि एक त्रिलोचन समासिक पद का 3 बच्चों ने 3 तरह से विग्रह किया, तो वो क्या होगा? जो 3 लोचनों का समूह लिखेगा वो लिखेगा द्विगु समास। जो 3 है जो लोचन वो लिखेगा कर्मधारय समास। और जो लिखेगा 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव, तो वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस तीनों में बहुत ज्यादा समानता है और थोड़ा और जो अंतर है वो दिखाया गया है, इसलिए 2 समास को बहुव्रीहि समास के अंतर्गत डाला गया है। अभी आप लोगों को समास का सिर्फ परिचय देना था, इसलिए आप लोग सीधा सीधा समास के 6 भेद पढ़ेंगे।
जैसा कि आप लोगों को नोट्स भी दिया जा चुका है। धन्यवाद।